अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल चैट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने एक्सरसाइज में 6.5 जो है इसको कंप्लीट सॉल्व आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पर जो है वो आपका न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स के 6 चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं। इसके साथ फिजिक्स और बाकी जो है वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंप्यूटर के भी लेक्चर जो है वो जल्द से जल्द अपलोड करूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सके, आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब भी किया करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें, ठीक है। तो अभी हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.5 में। तो बेटा हमने ऑल ओवर पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 6 में ट्रिग्नोमेट्रीज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री के हमने कभी एक एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ा, एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज पढ़े, मतलब ठीक है ट्राइंगल के मतलब पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है हम जानते हैं कि इसके हमने ट्राइंगल के ऊपर ही पढ़ा है, ठीक है। अभी जो 6.5 है ना, इसमें हमने सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पढ़ना है, ठीक है। यानी कि एक ट्राइंगल है, उसकी सोल्यूशन फाइंड आउट करनी है। मीन्स के दो कोई सी वैल्यू हमें दे दी जाएंगी और एक को हमने फाइंड आउट करनी होगी, जैसे कि हम पिथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करते थे कि इसको हम क्या देते हैं जी, ये हाइपोटेनस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। तो इन दोनों में से फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी हमारे पास हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर गिवन है, तो हमने बेस जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसी तरह कोई सी दो वैल्यू गिवन होगी और एक हमने फाइंड आउट करनी होगी। तो ये इसकी कोई वैसे जो थ्योरी है वो उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था कि जो समझ कर आगे एक्सरसाइज में आसानी हो, इसलिए डायरेक्ट जो है वो हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं कि कोई भी जो पॉइंट आएगा न्यू हम फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फिर उसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए हमने जो है हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है और हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है, जिसको हम 90 का एंगल कहते हैं। तो ये मेरी लाइन जो है वो थोड़ी सी मैंने टेढ़ी लगाई हुई है, लेकिन आपने बिल्कुल जो है वो एक इस तरह से 90 का एंगल बनाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा के, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बुक पे गिवन है। इसमें ये जो बेस है ना, मतलब ये एक्स हमने एक एक्स है, एक जी है और जस्ट हमारे पास वाई की वैल्यू है और वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एंगल 30 है और एक एंगल हम जानते हैं ये क्या है 90, और इस एंगल को देखते हुए जो है इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर और ये होगी इसकी बेस, ठीक है। अब सिंपली जो है वो हमने tan थीटा पे मूव करना है। यहाँ पे जो है tan थीटा से आपका जो है क्वेश्चन का आंसर हम स्टार्ट करेंगे, बाकी सारा क्वेश्चन था। अब बेटा यहाँ पे tan 30, अब ये 30 कहाँ से आया, ये 30 हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो यानी कि अब एंगल जो है वो कितना है 30 हो गया। अब tan मुझे लगता है tan की डेफिनेशन जो है वो बतानी पड़ेगी। हम जानते हैं हमने पीछे जितनी भी एक्सरसाइज सॉल्व आउट की हैं उसमें tan की जो वैल्यूज़ ली थी हमने वो ली थी परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर x है और बेस यहाँ पर y है, ठीक है। ये सीधी लाइन, ये जो कायदा है ये बेस है और ये जो परपेंडिकुलर यानी अमूद जो है हमारे पास x है। तो परपेंडिकुलर जगह पे हमने x लिख दिया, बेस की जगह पर हमने y लिख दिया। अब लास्ट जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व आउट की थी वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि टेबल आप अच्छे से याद कर लें। अगर अब वो टेबल आपको अभी भी याद हो तो आपको पता होगा कि tan 30 की जो वैल्यू है वो बेटा हमारे पास होती है 1/√3, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए और एक्सरसाइज 6.4 के लिहाज से आपको ये टेबल अच्छे से याद कर लेना चाहिए और यही फिर आगे टेबल देखें अगली एक्सरसाइज में फिर आपकी हेल्प करेगा। तो tan 30 हो गया 1/√3, परपेंडिकुलर हमने ये x लिख दिया और बेस की जगह पे हमने ये y लिख दिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास y की भी वैल्यू है ना, y क्या है 4 है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे y था, y की जगह पे हमने 4 लिख दिया, बाकी सारी वैल्यू आपने वैसे ही लिखी रहने देनी है। अब ये देखो ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो जब ये इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 इधर y के साथ आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4। तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इक्वल 4/√3। अब देखो आपके पास x का आंसर आ गया है। अब आपने पिथागोरस थ्योरम के थ्रू मदद करनी है, उसके थ्रू हेल्प लेकर आपने जो है वो ये z फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम पिथागोरस थ्योरम तभी लगा सकते हैं जब कोई सी दो साइड जो है वो हमें गिवन होंगी, क्लियर। जब तक बेटा हमें दो वैल्यूज जो है वो इसकी गिवन नहीं रहेंगी हम कैसे पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने tan थीटा लगाया, tan थीटा लगाकर हमने दो साइडें फाइंड आउट कर ली x और y, ठीक है। अब पिथागोरस थ्योरम लगाकर हम जो है वो इसका ये z हाइपोटेन्यूस जो है वितर जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
अब ये x है तो x की क्या वैल्यू आई है हमारे पास 4/√3 और ये देखें y है तो y का आंसर हमें क्वेश्चन में गिवन था 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 लगा दिया। अब ये क्योंकि फिथागोरस थ्योरम स्क्वायर होता है तो इसलिए इन वैल्यूज के ऊपर ये जो स्क्वायर आया है ये फॉर्मूले का है, फिथागोरस थ्योरम का है। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर 4 का स्क्वायर आ गया 16, 4 का स्क्वायर आ गया 16। तो ये जो 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर जो है वो इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा क्योंकि 3 के ऊपर भी तो स्क्वायर रूट है ना, ब्रैकेट में वैल्यू है ना। जब जो वैल्यू ब्रैकेट में होती है उसका मतलब जो उसके बाहर पावर लिखी हुई है ना वो इन दोनों की है। तो 4 का हमने स्क्वायर लगा के 16 लिख लिया और 3 का जो स्क्वायर था उसने स्क्वायर रूट को कैंसिल करके नीचे 3 लिख दिया। ठीक है, अब दो वैल्यूज हैं और नीचे 3 है और दरम्यान में प्लस है तो हम इसका क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो 3 नीचे लिखा। अब 3 का टेबल इसके नीचे 3 नहीं था इसलिए हम इसको 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ गया। हम जानते हैं 16 3 ज़ा 48 होता है। ठीक है, 16 3 ज़ा 48 लिख दिया। ये क्यों मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि जब एलसीएम के नीचे वाली वैल्यू नहीं होती तो वही वैल्यू के साथ फिर ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 3 आ गया, 48 में 16 ऐड करें तो आपके पास आएगा 64। तो आंसर आया 64/3। अब ये जी स्क्वायर आया, हमें क्या चाहिए, जी। तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। ये देखिए मैंने लिया हुआ, दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लेना। ये देखें जी, तो इसका स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे बच जाएगा जी। और 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 होता है आपके पास 8। ठीक है, 8 8 से 64 होता है ना, तो हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास आएगा 8 और /√3 साथ हम सेंटीमीटर लिख देंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। तो जो है हमने इस क्वेश्चन में यही करना था कि हमने ट्राइंगल की तीनों साइड जो है वो फाइंड आउट करनी थी। अब देखें ये हम लगा लेते हैं, हमारे पास y था, y हमारे पास गिवन था 4, फिर हमने tan थीटा लगाकर हमने x फाइंड आउट किया। फिर जब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई x y तो फिर हमने उसको फिथागोरस थ्योरम यूज करते हुए ये तीनों जो है वो फाइंड आउट कर ली। ठीक है, x y z अब हमारे पास आ गया। अब यही काम जो है वो हमने ऑल ओवर पूरी की पूरी एक्सरसाइज में जो है वो करना है। ठीक है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से समझा दिया ताकि आप आगे चल कर आपको जो है इसमें परेशानी ना आए। अब सेम लाइक यहाँ पर भी हमारे पास y गिवन है बेटा, लेकिन अब देखें y किस वे में गिवन है। वहाँ पर जो था हमारे पास बेस गिवन था, हमने उसका फॉर्मूला लगाया था tan का। ठीक है, अब देखो π/4 है। अगर हम याद करें तो हमने एक्सरसाइज 6.4 में टेबल याद किया था। ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये टेबल मैंने सोचा आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, आपको पता चल जाए मैं किस टेबल की बात कर रही हूँ। तो ये वाला जो टेबल है ये आपका 6.4 में था। ठीक है, ऑलरेडी मैंने जो है वो 6.4 का लेक्चर अपलोड कर दिया है। अगर आपने विजिट नहीं किया मेरे चैनल तो बेटा विजिट करके आप पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है क्लास 9 की वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेबल की हम बात कर रहे थे, ये देखिए tan 30 था, तो tan 30 होता है π/6 पे, तो ये 30 आ गया। तो इसका आंसर मैंने लगाया ना क्वेश्चन नंबर 1 में 1/√3। अब जो है वो हमने π/4 की बात करनी है, तो π/4 ये वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर साइन थीटा जो है वो 1/√2 है, कोस थीटा जो है वो भी 1/√2 है और tan थीटा आपके पास 1 है। तो ये टेबल आपने अच्छे से याद करना है क्योंकि इसी से आपकी 6.4 सॉल्व हुई थी और इसी से आप 6.5 में भी जो है हम कोई ना कोई हेल्प लेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं जी बेटा, यहाँ पर अब हमने साइन π/4 लिखा। अब देखो हम जानते हैं π/4 साइन जो है वो किसके इक्वल होता है, y/z, मतलब परपेंडिकुलर बाय हैपोटेनियस। इसको हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर बाय हैपोटेनियस, आपको पता चले p से परपेंडिकुलर और h से हैपोटेनियस। ठीक है, अब ये देखो बेटा आपके पास वैल्यू गिवन थी π/4 किसके इक्वल होता है, 45 के। अभी टेबल में मैंने आपको दिखाया ना π/4 का मतलब होता है 45। अब साइन 45 पे क्या था, 1/√2, ये भी मैंने आपको अभी दिखाया है टेबल पे। अब ये देखो y था, y का आंसर क्या था, √3 लिखा, जी हमारे पास नहीं है, हमने जी लिखा रहने दिया। अब ये √3 ऊपर है, ये मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, मतलब डिवाइड होगा। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पर देखो आपने समझनी है चीज़ कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये जी जो है इसको मैंने इधर ले आई, यहाँ पर मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, जी को मैंने 1/√2 के साथ लिख दिया, इस तरफ क्या रह गया, √3। समझ आई। अब ये देखो जी 1 ज़ा जी हो जाएगा, यहाँ पर √3 है, ये चेक करें √2 जो है वो यहाँ पर 1 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इधर फिर √3 के साथ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। समझ आई।
ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है यहाँ पर हुआ है कि जब जी इस तरफ आ जाएगा, जी नीचे है तो इधर ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 इधर नीचे है तो इधर ऊपर आ जाएगा। क्लियर। तो अब हमने √3 और √2 मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 ज़ा 6, तो ये आपके पास जी का आंसर आ गया। जब बेटा आपके पास जी और राइट हमें क्वेश्चन में वाई गिवन था, तो अब हमने एक्स फाइंड करना है। तो जब हमारे पास दो वैल्यूज आ जाती हैं तो हमने क्या लगाना होता है, हमने फिथागोरस थ्योरम लगाना होता है। ठीक है। तो फिथागोरस थ्योरम पे आ जाएंगे, जी की वैल्यू जी में पुट करेंगे, एक्स की हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे एक्स लिखा रहने देंगे, वाई स्क्वायर है वो है √3, इसका स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो आपके पास 3 आ जाएगा। मैं एक बात कंफर्म कर दूं, कभी मैं √3 कह रही हूँ, कभी मैं √3 कह रही हूँ, तो दोनों का ही मतलब होता है जजर वाली वैल्यू। ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का ही ये मतलब है। अब स्क्वायर रूट और मैं ज़्यादा इसको √3 कहती थी, तो इसलिए मेरी जुबान से फिर जो है वो यही स्लिप हो जाता है। अच्छा जी, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो आपके पास आ जाएगा 6, ये एक्स स्क्वायर है, ये +3 आ जाएगा। अब ये देखिए 3 इधर प्लस क्या इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स चाहिए तो इसलिए हमने दोनों तरफ क्या लिया, स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा √3। तो आपके पास जो है एक्स क्या आ गया, √3, वाई भी √3 है, एक्स भी √3 है, और जी का आंसर क्या आ गया, √6। क्लियर। ये हमारा पार्ट 2 भी हो गया है। नेक्स्ट बात करें, तो मेरा ख्याल अभी हमने 2 पार्ट समझ लिए अच्छे से, तो आपको इस मेथड की जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमारे पास जो है वो 60 है, तो हमने साइन 60 लेना है क्योंकि हमारे पास जी गिवन है। अब देखें हमने क्या किया, हमें पता है साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब पी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, हमने वाई लिखा रहने दिया है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2, तो हमने 2 लिख दिया। साइन 60 हमें पता है क्या होता है, √3/2, तो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया क्योंकि हमने टेबल अच्छे से याद किया हुआ है। अब वाई देखें बेटा, इधर वाई इधर ही रहा, ये √3/2 भी इधर ही है। मैं यहाँ पे आपको करके दे देती हूँ। ये देखिए हमने क्या किया, इसकी डायरेक्शन चेंज की, एरो वाली वाई इधर ही लिखा रहने दिया, ये √3 भी इधर ही है, 2 भी इधर ही है। ये 2 वाई के नीचे डिवाइड हो रहा था और इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए वाई के नीचे 2 था मतलब डिवाइड हो रहा था, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल, तो आपके पास सिंपल वाई की वैल्यू आ जाएगी √3। अब वाई भी आ गया है, जी भी है, तो हम फिथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आपके सामने देखें सारी वैल्यूज, जी के जगह जी पुट करें, एक्स नहीं है, और वाई जहाँ पे वाई की वैल्यू पुट करें, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, आपके पास 3 आ गया, 3 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 - 3 = 1, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर से कैंसिल, और 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, तो आपके पास एक्स का आंसर आ गया। क्लियर। पार्ट 4 पे आ जाते हैं बेटा। पार्ट 4 पे हमारे पास वैल्यू गिवन है वाई की। ठीक है, तो y = 4 है, तो हमने cos 45, हमें पता है cos 45 क्या है। cos 45 उन्होंने आपको दिया हुआ है कि हमें पता होना चाहिए वैसे भी cos 45 किसके इक्वल, cos जो है 45 को चेक ना करें, बस cos थीटा किसके इक्वल होता है, y/z के, यानी कि परपेंडिकुलर बाय ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस यहाँ पर y है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे z है, तो आपने लगा दिया y z। अब cos 45 भी क्या होता है, 1/√2, उसके मैंने आपको टेबल से दिखाया भी है, तो इसकी cos 45 की जगह पे आपने लिख दिया 1/√2 इक्वल। अब ये देखो b जो है बेस इसकी गिवन है, y = 4, तो हमने 4 लिख दिया, z की वैल्यू नहीं गिवन तो हमने z ही लिखा रहने देना है। अब बेटा यहाँ पे देखें, जी यहाँ पे नीचे है, तो g1 + g क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें g1 + g तो √2 4 के साथ आ जाएगा, तो 4 √2 आपका जी का आंसर आ गया। ठीक है, अब फिथागोरस थ्योरम ऐड करें। फिथागोरस थ्योरम में जी की जगह पे जी की वैल्यू लिखिए, एक्स नहीं है आपके पास, ये देखें यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्स दिया गया तो वो नहीं है, और ये जो है जी हमारे पास वाई हमारे पास गिवन था 4, तो वाई की जगह पे वाई की वैल्यूज ऐड कर दें, 4 4 = 16। ये देखिए 4 4 = 16, और ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और यहाँ पर सिंपल 2 रह जाएगा। देखिए दो वैल्यू है ना, 4 का स्क्वायर रूट अलग करें और स्क्वायर रूट का स्क्वायर अलग करें, 4 4 = 16 आ जाएगा, ये 2 स्क्वायर को कैंसिल करके पीछे क्या बचेगा 2, तो 16 2 = 32, 16 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 32 में से 16 निकालो तो 16, और x = 2 आ जाएगा 4। कैसे कि हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, ये इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, आपके पास आ जाएगा 16। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, बिकॉज 4 × 4 = 4, स्क्वायर मीन स्क्वायर से कैंसिल, और आंसर क्या आ गया 4। क्लियर।
आवाज़ थोड़ी सी मेरी ख़राब है क्योंकि तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गया मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की। मैसेजेस भी आ रहे थे बच्चों के कि मैं 6.5 भी अपलोड कर दूं, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइएंगल्स। अब बेटा वही बात कि हमने जो है वो अननोन साइड फाइंड आउट करनी है कि अब ये देखेंगे हमारे पास बन गया ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया। अब ट्राइंगल की जो है हमारे पास जो साइड नहीं गिवन, जिसका हमें पता ही नहीं कि वो कितने सेंटीमीटर है, वो क्या है, तो उसको जो है वो हमने फाइंड करना है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया है वही सेम हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अब परफॉर्म करना है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिर्फ एक साइड गिवन थी, अब हम दूसरी फाइंड करते थे, फिर हम जाके फिथागोरस थ्योरम लगाते थे और फिर कहीं जाके हमारे पास तीनों की वैल्यू होती थी। अब क्वेश्चन नंबर बी में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी क्योंकि इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज गिवन है, लेकिन इसका काम जो है वो हम देखते हैं थोड़ा सा चेंज होगा बस कि अब जब पार्ट 1 है हमें पता है वो है tan थीटा। अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर देखें p/b लिख लिया हमने, परपेंडिकुलर यहाँ पर a है और बेस यहाँ पर c दिया गया है, ठीक है। अब हमने जो है वो tan थीटा ये a की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी √3 और c जो है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लिखी √13 लिख लिया। उसके बाद देखें ये जो थीटा इधर ही रहा, tan इधर है, तो जब इस तरफ आएगा तो वो इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। जब वैल्यूज जब हम डिजिट लिखते हैं ना, एक जगह से इक्वल की एक साइड से जब वो दूसरी साइड पे जाता है तो वो अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, अगर वो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है। लेकिन कोई इस तरह से जो है एक एक्सप्रेशन, एक वेरिएबल जो है हमारा एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो तो वो फिर इन्वर्स में चेंज हो जाता है। तो अब tan इन्वर्स क्या होगा आपके पास, आपने तो सिंपली पहले क्या करना है बेटा, आपने 3 को 13 पे डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर रूट लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.48। हम लेके देखते हैं 3 डिवाइडेड बाय 13, ये देखिए आपके पास आंसर आएगा 3 को जब 13 पे, ये 3 डिवाइड हो रहा है ना 13 पे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.23078, ठीक है। आप इसी का स्क्वायर ले लें तो ये देखें ये जो स्क्वायर रूट है ना इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, आंसर का स्क्वायर रूट ले लें, तो आंसर का स्क्वायर रूट क्या आएगा 0.480। तो मैंने यही लिखा है ना 0.48, आगे 0 आ गया तो उसकी लिखने की जरूरत नहीं होती, तो मैंने जस्ट लिख दिया 0.48। पहले 3 और 13 को डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.48। क्लियर। अब tan इनवर्स लें। अब tan इनवर्स कैसे लेंगे मैं आपको वो भी बता देती हूँ। आपने ये शिफ्ट प्रेस करना है, सिंपल शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर आपके पास जो है वो tan लिखा हुआ है, ये देखिए tan लिखा है, हम शिफ्ट प्रेस करके tan प्रेस करेंगे क्योंकि हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। जब सिंपल tan करना हो तो आप यहाँ से सिंपल tan प्रेस करेंगे, जब इन्वर्स करना है तो आप पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे फिर आप tan प्रेस करेंगे, तो आ गया tan इन्वर्स। कौन सी वैल्यू लेनी है tan इन्वर्स की, 0.48, क्या आएगा 25.64, क्या लिखा मैंने 25.64। क्लियर, पता चल गया थीटा कैसे फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है। इस तरह से शिफ्ट प्रेस करके tan प्रेस करके आपने tan इनवर्स फाइंड आउट करना है और सिंपल वही वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है। क्योंकि ये एंगल की वैल्यू थी इसलिए इसके ऊपर मैंने डिग्री लगा दी, क्योंकि हमारे पास ये देखो ना, अगर हम डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ पर कोई वैल्यू जो है कोई एंगल गिवन नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस को देखें तो वहाँ पर कोई ना कोई एंगल हमारे पास गिवन होता था, लेकिन यहाँ पर अब एंगल गिवन नहीं है, यहाँ पर हमें एंगल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमने एंगल फाइंड कर लिया, वो क्या है 25.64। क्लियर। अच्छा जी, अब हमने जो है आगे इसका बात करनी है कि ये जो एंगल सी है हमारे पास, इसको एंगल सी भी आप लिख सकते हैं और इसको ये आप फाई की शक्ल भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके क्लास टीचर ने रेफर किया है या जो आपने अपने नोट्स पे सॉल्व किया है, अब इन दोनों में से वो वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। एंगल सी ले लेते हैं हम, एंगल सी क्या है हमारे पास 90। अब वो कैसे 90 है, बिकॉज हम जानते हैं हमारी एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जिसमें ये बॉक्स बनाओ वो राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसका एंगल 90 डिग्री होता है। तो हमने अपने एंगल को 90 में से माइनस कर लेना है। अब ये देखें 90 में से माइनस करेंगे, 90 माइनस 25.64, क्या आंसर आया 64.36, लिख दिया मैंने 64.36। तो अब जो एक्चुअल एंगल है ना आपके पास उसकी वैल्यू क्या है 64.36। क्लियर। उसी तरह फिर यहाँ पर जो है वो आपने फिथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर लेना है
ए की जगह पे ए की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू, ये देखें जो स्टार्टिंग में दी गई है। हमने इन दोनों को फाइंड आउट नहीं किया, ये दोनों ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। ये जो सारा काम किया है ये हमने थीटा फाइंड किया है, एंगल फाइंड किया है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू को यूज़ करते हुए आप फिथागोरस थ्योरम लगाएंगे और बी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर आपको एंगल दिया गया होता आप सिंपल फिथागोरस थ्योरम लगाते और आपके पास बी आ जाता। अब उन्होंने थोड़ा क्वेश्चन लेंथी बनाने के लिए एंगल नहीं था दिया, इस तरह से आपने एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट करने के बाद आपने फिथागोरस थ्योरम लगाना है। ये एक वैल्यू थी √3, सी की थी √13, ये स्क्वायर इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे बचेगा 3 + 13 और 13 ये आ जाएगा 16। दोनों तरफ बेटा आप स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो b = 4 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई। यहाँ पर हमने ये जो एक्स्ट्रा काम किया है ये हमने एंगल फाइंड किया है, ये वाला ए वाला, ठीक है। इसके दो पार्ट थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के, एक सॉल्व कर लिया। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की भी डायग्राम पे नोट करें तो यहाँ पर भी ना तो ये वाला एंगल गिवन है और ना ही ये, दोनों में से कोई एक एंगल गिवन होना चाहिए था, तो हम ये खुद फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ए और बी गिवन था ना, मतलब परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर ए है और बेस यहाँ पे सी है, सेम वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है ना। tan थीटा है, अब ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 1 = 4 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। tan इधर था, इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर पे आप tan इनवर्स फाइंड आउट करोगे तो tan इनवर्स 1 तो आएगा 45, ठीक है। अब एंगल ए आ गया 45 आपके पास बेटा। वही बात आप 5 भी लिख सकते हो, आप इसके एंगल सी भी लिख सकते हो। जो एंगल है ना आपका एग्जैक्ट 90 का ये वाला, इसमें से आपका ये जो थीटा आया ना इसको माइनस करोगे तो 90 में से 45 माइनस करोगे तो 45 ही आंसर आएगा। क्लियर। अब यहाँ पर आपने फिथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है, वही जो हम काम शुरू से करते आ रहे हैं एक्सरसाइज के। तो बी हमारे पास नहीं था, ए की वैल्यू पुट करें, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 = 32। अब देखें इन दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट लोगे ना तो आपके पास जो है वो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बी आ जाएगा, ठीक है। 16 2 * 32 होता है ना, 2 अंदर ही लिखा रहने देगा। 16 की जगह पर जो है हम 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा तो 4 जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ये देख लीजिए, ठीक है। 4 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 4 का स्क्वायर कैंसिल होकर वो स्क्वायर रूट से बाहर, क्योंकि उसका स्क्वायर कैंसिल हो गया और 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा सोल्व। बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। अब जो है एक फील्ड दिया गया है, मतलब इस तरह से आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स है। अब इसमें जो है हम ट्राइंगल मेक करें अगर, तो जब हम ट्राइंगल मेक करेंगे बेटा हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से शेप बन जाएगी, ठीक है। ये वाली बिल्कुल स्ट्रेट स्केल को यूज़ करते हुए आपने काम करना है। तो इसमें एक एंगल हमारे पास आ जाएगा 90 का, ठीक है। अब इसमें हमारे पास वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस भी गिवन है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बाय अप्लाइंग फिथागोरस थ्योरम, हमने फिथागोरस थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई किया, कोई इसका जो एंगल है वो फाइंड नहीं करना, ठीक है। अब इसका जो है उन्होंने देखे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर। हर इसकी जो स्क्वायर है उसकी चारों साइड जो है वो 60 मीटर होंगे। अगर ये 60 है तो ये भी 60 है और ये भी 60 है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, उन्होंने कहा इसकी लेंथ फाइंड करें, यानी कि हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करें। पूरी स्टेटमेंट में कहीं पर एंगल थीटा की बात नहीं हुई कि वो फाइंड आउट करो, इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने फिथागोरस थ्योरम ऐड करना है। फिथागोरस थ्योरम ऐड करके ए की वैल्यू लिखे हैं, बी की लिखे हैं, 60 का स्क्वायर होता है 3600, यहाँ पर भी वही लिखते हैं। अब ये इन दोनों को प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7200। अब ये स्क्वायर है, हमें सिंगल चाहिए तो हमने दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लेना है। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो डी आ जाएगा, डी इक्वल, अब स्क्वायर रूट है। अब ये देखो अगर आप डायरेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे ना, आपने ये स्क्वायर रूट डालना है, ये 7200 डालना है, 7200 लिख लिया। लिखने के बाद इक्वल प्रेस करें तो देखें आपका आंसर जो है वो पॉइंट में आ रहा है। तो जिसका आंसर पॉइंट में आ जाए उसका मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो कैलकुलेट सॉल्व नहीं हो सकता। तो आपने उसका एलसीएम लेना है। आसान तरीका ये है एलसीएम लेने का, इसका 36 2 72 होता है ना, देखिए 36 36 तो 2 को स्क्वायर रूट के अंदर लिखा रहने दे और 3600 है, ये देखें स्क्वायर रूट
3600। क्या आंसर आया? 60। तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 60 का स्क्वायर और ये 2, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 60 स्क्वायर रूट से बाहर और 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर। समझ आ गई? जस्ट जो है वो फिथागोरस थ्योरम ऐड करना है और ये आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद इसका स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट में हम जानते हैं कि 72 का स्क्वायर रूट ही नहीं होता 7200 का, इसलिए उसको 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट में 2 आ जाएगा और 36 का स्क्वायर रूट होता है 60। तो ये आपने लिख दिया और ये हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या आ गया? 60 इंटू स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बेटा। आगे देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी इक्वल 90। अब वो कह रहे हैं कि जी जो आपको ट्राइंगल्स दी गई हैं वो सॉल्व करें जबकि आपके पास एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। इसके एक पार्ट्स है हमारे पास। पहला पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है मेजरमेंट एंगल सी इक्वल 60, बी एक 90 है, एक हमें पता चल गया एक 90 है और एक एंगल जो है सी वो हमारे पास 60 है। ये देखो ट्राइंगल बनाते हैं तो हम ए बी सी लिखते हैं ना, तो ये वाला जो सी वाला एंगल है उन्होंने दे दिया वो क्या है 60, ये बी वाला एंगल क्या है 90। ठीक है, बाकी ये चीज़ें हमने समझी हुई हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। क्लियर हो गया जी। अब सी जो है वो क्या है? इक्वल टू 3/√3। जी बेटा, ये जो वैल्यू है ये आपके पास क्वेश्चन की ही वैल्यू है कि आपके पास सी जो है वो गिवन है वो है 3/√3 और एक आपके पास गिवन है एंगल सी इक्वल 60 और एक उन्होंने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में बता दिया कि एंगल बी जो है वो है 90। क्लियर? 3 चीज़ें अब हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब एंगल 90 में से आपने 60 माइनस करना है। 60 क्यों माइनस किया? क्योंकि सी हमारे पास जो था वो 60 था। तो हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ना कि मेन एंगल को, जो मेन एंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का है ना, उसमें से जो बाद में एंगल आया उसको माइनस कर देना है। आपके पास बच गया 30। अब जो एक्चुअल एंगल आपने यूज़ करना है क्वेश्चन में वो करना है 30 और एक आपके पास सी गिवन है। ठीक है, अब cos 30 आपने लेना है बेटा। cos 30 हम जानते हैं cos किसके इक्वल होता है बेटा? आपके पास cos इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। क्लियर? अब बेस की वैल्यू यहाँ पर डायग्राम में क्या है c और हाइपोटेनियस की वैल्यू डायग्राम में क्या है गिवन है b। ठीक है, तो हमने लिख दिया c/b। अब cos 30 हमें पता है वो क्या होता है √3/2। ये आपने टेबल में याद किया होगा। अब c की वैल्यू क्या गिवन है 3/√3, आपने वो लिख दिया। b हमारे पास नहीं है, ऐसे ही रहेगा। अब ये देखो, इक्वल के दोनों साइड पे जो वैल्यू होती है ना वो कैंसिल हो जाती है। ये बात याद रखो, क्योंकि ये जब इस तरफ आएगी डिवाइड होगी तो ये एक दूसरे कैंसिल होकर 1 आंसर आ जाएगा। तो हमने डायरेक्ट इक्वल के दोनों साइड पे वैल्यूज को कैंसिल करके यहाँ पे 1 लिख दिया, बाय 2 है इक्वल, यहाँ पे ये 3 बच गया और ये वाला b। क्लियर? अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो b1 ज़ा b आ गया, 2 3 ज़ा 6 आ गया। समझ आई? दोबारा सुनो कि cos 30 लिया, cos 30 आपके पास इक्वल होता है √3/2। c का जो वैल्यू है वो है 3 इंटू √3 और b जो है हमारे पास नहीं गिवन। दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट था, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर हमारे पास बच गया 1/2 और यहाँ बच गया 3/b। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, b1 ज़ा b, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब फॉर ए करेंगे। ठीक है, तो अब मतलब ए फाइंड आउट करने के लिए अब देखो बी भी आ गया ना, ये बी की वैल्यू भी आ गई, ये सी की वैल्यू भी है। अब हमारे पास जस्ट ए नहीं है, तो ए के लिए हमने क्या किया, फॉर ए के लिए फिथागोरस थ्योरम लगाया। अब वो देखें फिथागोरस थ्योरम में यहाँ पे हमारे पास गिवन था बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज को बी से रिकमेंड किया गया ना, हाइपोटेन्यूज क्या है बी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर बी की वैल्यू पुट की। ए हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर हमने जो है वो सी लिख दिया। इसका फॉर्मूला आएगा बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल प्लस बेस। 6 का स्क्वायर आ गया 36, ए वैसे ही ये 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 आ गया। 9 3 27, 27 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 36 में से 27 माइनस करो तो आंसर आ जाएगा 9। तो ये स्क्वायर रूट है तो हम स्क्वायर में दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बिकॉज 9 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है 3।
बेटा पार्ट 2 जो है वो हमारे पास है, उसमें एंगल सी 45 है और ए की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये डायग्राम है, इसमें ये जो है हमारे पास ये 90 होता है ना हमारे पास एंगल बी, एंगल सी गिवन है 45 और इसके साथ ये जो ए है वो गिवन है 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसमें हमने क्या करना है, जैसे हमने पहले स्टेप में किया था कि जो एंगल गिवन है ना उसको 90 में से माइनस करना है, पीछे क्या बचा है 45, साइन 45 लेंगे, साइन 45 इक्वल टू ए बाय बी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है साइन किसके इक्वल होता है, साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूस बी है, तो ए बाय बी किया, ए की वैल्यू गिवन है 8, बी की वैल्यू नहीं थी गिवन, साइन 45 हमें पता है वो इक्वल होता है 1/√2 के, इसको 1/√2 लिख दिया। उसके बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, बी वन ज़ा बी, स्क्वायर रूट जो है वो 8 के साथ आ गया, तो ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये आपके पास बी की वैल्यू है। अब यहाँ पे हमने फॉर सी के लिए, सी को फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाया, फिथागोरस थ्योरम। तो फिथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बी की जगह पे बी की वैल्यू, एक जगह पे ए की वैल्यू पुट करें, सी हमारे पास नहीं है तो वो वैसे ही लिखा रहने दे। अब 8 का स्क्वायर होता है 64, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, 64 2 ज़ा 128, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 128 में से 64 माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 64। क्लियर। तो हमें जो है वो स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना, सी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सी चाहिए, तो हमने दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लेना है, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, सी इक्वल टू 8 आ जाएगा, बिकॉज 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। अगर आपको नहीं आता तो आप अपना कैलकुलेटर पकड़ें, स्क्वायर रूट डालें, 64 लिखें, इक्वल का बटन प्रेस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 8। तो हमें पता है कि 64 का आंसर क्या आएगा 8, तो ये लें जी हमारे पास जो है वो सी का आंसर आ गया, ए भी आ गई, बी भी आ गई, सी भी आ गया। ठीक है, इसका पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास जो वैल्यू है वो ए गिवन है 12 सेंटीमीटर और सी गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखें, आपके पास पार्ट 3 में दोनों साइड्स गिवन है, एंगल नहीं गिवन। ठीक है, पहले जो 2 पार्ट्स किए वहाँ पर हमारे पास एंगल्स गिवन थे, तो ये है आपके पास ए, तो ये है 12 सेंटीमीटर और ये है जी सी यानी कि बेस, ये है आपके पास 6 सेंटीमीटर। अब एंगल नहीं गिवन सी वाला, अब आपने जस्ट स्टार्टिंग पर ही जो है वो फिथागोरस थ्योरम ऐड करना है। बी आपके पास नहीं है तो ए का स्क्वायर है, ए की वैल्यू है 12 और सी की है 6, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 12 का होता है 144, 144 में 36 प्लस करो तो आ जाएगा 180। आपने दोनों तरफ बेटा स्क्वायर रूट ले लेना है, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 180। 180 जो है हम जानते हैं तकरीबन इसका, आप अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता आप सिंपल 180 का एलसीएम ले, 2 आएगा, 2 9 ज़ा 0 7 वैसे ही, उसके बाद 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा, उसके बाद आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा एंड 5 1। अब देखो 5 सिंगल टाइम है ना, तो इसका मतलब 5 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, इन दोनों का पेयर बन जाएगा, पेयर बन के स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2 3 ज़ा क्या आ जाएगा 6, तो 6 स्क्वायर रूट के बाहर। आप इस तरह भी कर सकते हैं और आप 36 5 ज़ा भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को किसी एक सिंगल वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 36 5 ज़ा 180, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। तो दोनों में से जो मेथड आपको आसान लगता है वो करके आप जो है वो बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब तीनों की तीनों साइड्स तो हमारे पास आ गई, सी की, ए की और बी की। अब रही बात तो एंगल सी की, अब वो फाइंड आउट करने के लिए आपने साइन एंगल ए लिया, वो ए बाय बी लिखा, यानी कि साइन एंगल किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस के। ठीक है, अब साइन इधर था, जब हमारे पास एंगल गिवन नहीं होता तो हम अपने वेरिएबल को उठा के दूसरी तरफ ले आते हैं और उसका इन्वर्स कर देते हैं। ठीक है, एंगल ए इधर ही रहा, अब साइन इन्वर्स हो गया इस साइड पे, और हमें पता है कि ए की वैल्यू क्या आई है, ए की वैल्यू बेटा आपके पास 12 सेंटीमीटर गिवन है आपके क्वेश्चन में। क्लियर, और बी की वैल्यू हमने जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट किया, तो वो क्या है 6/√5। ठीक है, 6 इंटू √5। ठीक है, ये जो दोनों वैल्यूज गिवन है यहाँ पर लिख दी। अब वही काम आपने करना है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 2/√5 आपके पास आंसर आ गया। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, कैलकुलेटर पे जाएं, √5 का आंसर देखें, √5 इसका जो आंसर आया ना 2.236, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2.263, √5 का आंसर क्या था 2.263,
तो पहले 2 है ना, तो 2 को डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड 2.263, तो आंसर आ जाएगा 0.88 समथिंग। ठीक है, तो अब जो है उसका साइन इनवर्स ले लेंगे आप। तो साइन इनवर्स के लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने पहले शिफ्ट प्रेस करना है, फिर बेटा आपने ये साइन ऐड करना है। तो वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, राउंड ऑफ करके जो है आपके पास यही वैल्यू तकरीबन आती है। ठीक है, कोई 1-2 वैल्यू आगे पीछे हो सकती है तो उसका फर्क नहीं पड़ता। 0.894 आपके पास आंसर आ गया, 0.894। अब ठीक है, इसका इक्वल प्रेस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 63.38। तो देखो मैंने यही लिखा हुआ है ना, 63.3। अब मैंने जस्ट एक वैल्यू लिखी है, आप 8 तक भी लिख सकते हो, और 8 में से यहाँ पर एक राउंड ऑफ करके इसको 4 भी बना सकते हो। तो आपके पास एक एंगल आ गया, एंगल ए क्या आया है, 63.4। ठीक है, दोनों ही ठीक है, 38 भी लिख सकते हो और इसको राउंड ऑफ करके 4 भी बना सकते हो। तो एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू कब आएगी, जब उसको 90 में से माइनस करेंगे। तो ये जो आपका आंसर आया, इसको 90 में से माइनस करें, सेम वैसी हुआ है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 की है। ठीक है, और आपके पास आंसर आ जाएगा 26.6। पहले फिथागोरस थ्योरम लगा के तीनों साइड्स फाइंड आउट कर ले, फिर साइन लगाएं, और ए बी साइन का पता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होती है, उनकी वैल्यूज ऐड करें, साइन को इस तरफ ला के इन्वर्स कर दें, वैल्यूज को डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद साइन इन्वर्स लें, जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको 90 में से माइनस कर दें, जो लास्ट पे आपका आंसर आएगा वही आपका एग्जैक्ट एंगल सी है। ऑलराइट, पार्ट 4 पे आ जाते हैं। बेटा पार्ट 4 में हमारे पास एंगल भी गिवन है, एंगल ए 60 है और सी गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज फाइंड करनी है, ए और बी। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है जब हमने 2 साइड्स फाइंड आउट करनी है तो हम जो है वो फिर ये एंगल्स की ही मदद लेंगे। तो यहाँ पर एंगल है हमारे पास tan 60। ठीक है, क्योंकि ये देखो एंगल एक गिवन था ना, और एंगल जो है वो क्या है 60, तो tan के साथ हम जो है वो 60 ऐड करेंगे। अब tan 60 हमें पता है वो क्या है, √3। ये हमने कहाँ से लगाया, टेबल से याद किया हुआ था। ठीक है, टेबल जो है वो आपको मस्ट जो है वो याद होना चाहिए। अब a/c है, तो a की वैल्यू क्या है आपके पास बेटा, ये देखो a की तो कोई वैल्यू गिवन नहीं है, a हमारे पास जो है वो अननोन है। अब c है, तो c की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो 4 है, तो c की जगह हमने 4 ऐड कर दिया, a को वैसे लिखा रहने दिया, और tan 60 आप उसकी वैल्यू ऐड की, वो आ जाएगा √3। ठीक हो गया। अब ये देखें जी, आपने क्या करना है, सी की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। यहाँ पर देखिए मैंने नहीं पुट की हुई, आप लिख दें सी की जगह पे 4। ठीक है, क्योंकि ये 4, अब ये देखो आपके पास गिवन है ना c = 4, तो सी की जगह पर आप लिख दें सी की वैल्यू क्या है 4। ऑलराइट, तो अब ये देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, हाँ ए इधर ही है, 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, √3 के साथ आके आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4√3 आपके पास आंसर आ गया। तो आपने ए फाइंड आउट कर लिया, ये देखो सी पहले गिवन था, ए भी हमने कर लिया, अब बात किसकी रहेगी, बी की। तो सिर्फ एक ही साइड जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम जो है वो फिथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर 4b के लिए फिथागोरस थ्योरम ऐड करना है बेटा। तो यहाँ पे देखो बी नहीं है हमारे पास, ए की जगह पे ए की वैल्यू ऐड करो, ये जो हमने फाइंड आउट की है। सी हमें पता है वो 4 है, 4 का आ जाएगा स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। 16 3 सा 48, 48 में 16 ऐड करो 64, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। मतलब यही बातें जो है वो हमने स्टार्टिंग से शुरू की हैं। अगर एक ही क्वेश्चन आप अच्छे से देख लें, समझ लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये फिर आगे जाके आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में मसला बनेगा, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से काम करवा रही हूँ। पार्ट 5 की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर हमारे पास एंगल भी गिवन है और हमारे पास साइड भी गिवन है, सी सेम वैसी जैसे अभी हमने पार्ट नंबर 4 ऐड किया। ठीक है, अब देखो ये जो है एंगल बी हमें स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि ये 90 है। जब कोई एंगल गिवन होगा उसको उसमें से माइनस करेंगे, एग्जैक्ट हमारे पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है 60 है, जो दूसरा एंगल है वो 60 आ जाएगा। अब हमने tan थीटा फाइंड आउट करना है। tan थीटा के लिए जो है, ठीक है, जब एंगल एक गिवन होता है आपको खुद ही याद हो जाना चाहिए, यहाँ पर हमने tan ही लगाना है। अब बेटा थीटा क्या था, 30 था ना क्वेश्चन में, देखो एंगल जो था वो 30 गिवन था, तो हमने tan थीटा लगा लिया। tan 30 इक्वल टू होता है 1/√3। अब a है तो c की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये देखें 4, c क्या है 4, तो c की जगह पे हमने 4 ऐड किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, और इसके नीचे क्या है √3 आ जाएगा। और ये देखो मैं यहाँ पे आपको फिर स्टेप करवा दूँ, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, तो इसके नीचे क्या है √3, और इस तरफ क्या रह जाएगा a। तो यही तो मैंने लिखा है a = 4/√3 के 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फिर इसकी जो है वो मैंने डायरेक्शन सीधी की है, तो a = आ जाएगा 4/√3।
अब आपके पास ए का आंसर भी आ गया है, ठीक है। अब आपके पास देखें क्वेश्चन में सी की वैल्यू भी गिवन थी। अब क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला बी हाइपोटेन्यूज। तो कोई भी एक वैल्यू जब हमने फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या ऐड करते हैं, हम फिथागोरस थ्योरम ऐड करते हैं। फिथागोरस थ्योरम की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी हमारे पास नहीं है, वो बी ही लिखा रहने दे। ए की वैल्यू ए में ऐड कर दे, सी की वैल्यू सी में ऐड कर दे। उसी तरह इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेने के बाद इसका एलसीएम ले लें, सॉरी स्क्वायर रूट कह रही हूँ, स्क्वायर ले लें। उसके बाद इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद वैल्यू प्लस कर लें। ये सेम ऐसी वैल्यू हमने पीछे क्वेश्चन में सॉल्व आउट किया है, जिसका आंसर 8/√3 आया था क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। तो ये लेंगे आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद जी इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। यहाँ पर हमारे पास बी गिवन है, ए गिवन है, ठीक है। आगे हमने ऐसा क्वेश्चन सोल्व किया ना इसी पार्ट का, पार्ट नंबर 3 में, कि जब दो साइड्स गिवन थी और एंगल नहीं था गिवन। तो सबसे पहले हमने फिथागोरस थ्योरम लगा के इसकी तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है। देखिए बी की जगह पे 10 ऐड किया और ए की जगह पे 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, 10 का होता है 100, 100 में से 36 माइनस हो जाएगा तो सी स्क्वायर इक्वल टू 64 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इन दोनों का हमें जो है स्क्वायर रूट ले लेना है और सी का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर सी आ जाएगा और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, क्योंकि हमने 1000 दफ़ा बात रिपीट कर लिया है कि 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 64 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास 8। तो हमारे पास सी भी आ गया। तीनों साइड्स हमने फाइंड आउट कर ली। अब सिंपल हमने क्या फाइंड करना है, एक एंगल फाइंड करना है। अब मतलब दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। अब दोनों एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, साइन पे आ जाना है। ये सेम हमने ये देखो यहाँ पर जो है वो पार्ट 3 में सोल्व किया, जैसे पार्ट 3 सोल्व किया वैसे ही सेम टू सेम ये भी सोल्व करना है। साइन एंगल ए है, पता है साइन किसके इक्वल होता है, साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू ए गिवन है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बी गिवन है। ए का आंसर हमारे पास है 6 और बी का आंसर भी है 10, तो 6/10 कर लो। 6 को जब आप 10 पे डिवाइड करोगे ना तो उसका आंसर आएगा 0.6। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो, 6 को 10 पे डिवाइड करोगे, ठीक है। अब देखो साइन इधर है, हमने पढ़ा है कि जब एंगल को दूसरी तरफ लाएंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स 0.6 लिखें कैलकुलेटर पे, जैसे मैंने आपको लेना सिखाया है। आपके पास साइन एंगल ए जो है वो आ जाएगा 36.87, ठीक है। अब सी फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, जो एंगल आपके पास आया है ना इसको आपने 90 में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो 90 में से जब आप बेटा इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 53.16। तो ये देखो दो एंगल भी आ गए, तीनों साइड्स भी आ गई। दो गिवन थी, एक हमने फाइंड कर लिया है और एक एंगल गिवन था 90 का और दो हमने फाइंड आउट कर लिए। तो सेम जी एक ही जो हमारा मेथड है वही पूरी की पूरी एक्सरसाइज में सॉल्व हो रहा है। तो थोड़ा सा जो है वो फोकस के साथ पढ़ें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट को पहले सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं और अगर डायग्राम मैच करें तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है, हमारे पास बेस भी है और क्या हमने फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर, ठीक है। और एक एंगल गिवन है 90 का और दोनों में से कोई दोनों एंगल भी हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सम bank of same bank of a cant the point P is placed on the whatever। सारा जो है वो वही लिखा हुआ है कि आपके पास जो है हाइपोटेन्यूज 13 है, बेस आपके पास 5 है और जो है परपेंडिकुलर आपके पास नहीं है, फाइंड करेंगे। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है तो हमारे पास एक एंगल जो है वो 90 का होगा। तो जो है हमने इसकी सबसे पहले जो है वो विड्थ फाइंड आउट करेंगे। तो हमने जो है बेटा यहाँ पर क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पी क्यू आर का जिक्र किया है और लास्ट पर भी उन्होंने पी क्यू आर लिखा है, तो इसकी वैल्यू को हम ए बी सी से नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू को हमने पी क्यू क्यू आर और पी आर से लिखना है। ये देखो पी क्यू मिलके हाइपोटेन्यूज बनेगा, पी आर मिलके जो है आपके पास परपेंडिकुलर बनेगा और क्यू आर मिलके आपके पास बेस बनेगा। तो मैंने वही लिखा पी क्यू स्क्वायर इक्वल क्यू आर स्क्वायर और इक्वल पी आर स्क्वायर। आप चाहे तो इनके साथ ऐसे लाइन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी पी क्यू हमारे पास गिवन था ना, हाइपोटेन्यूज वो 13 है। ये देखें हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 और बेस गिवन है 5, तो बेस की जगह पे 5 ऐड कर देंगे। वैल्यू नहीं गिवन, इसको ऐसे लिखा रहने दे। 13 का स्क्वायर होता है 169, नहीं आता तो कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 इधर प्लस क्या इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 169 में से 25 माइनस करो तो आ जाएगा 144। स्क्वायर रूट 144 लो कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। दोबारा मैं आपको एक दफ़ा लेके दिखा देती हूँ। यह स्क्वायर रूट ये है जी 144 ऐड किया, इसका आंसर लो तो 12 आ गया, ठीक है। 144 किसके इक्वल होता है
12 के। तो ये आ गया, ये हमने 1000 दफ़ा कर लिया है फिथागोरस थ्योरम। अभी भी अगर आप लोगों को फिथागोरस थ्योरम में कोई मसला है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलें जी, अब हमने जो है वो एंगल फाइंड करना है, क्योंकि ये देखो दो साइड्स गिवन थी, एक साइड हमने गिवन कर ली, इसका आंसर आ गया 12। अब एक एंगल गिवन है, दो एंगल फाइंड करने हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 और 6 में किया है। आपने साइन एंगल लिया, साइन में देखें अब हमें पता है क्या वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उसकी वैल्यू लिखी PR बाय PQ। P की वैल्यू 12 है, PQ की यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13, ऐड कर दिया। अब साइन इधर है तो जब वो इस तरफ आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, 12 को 13 पे डिवाइड करो तो आंसर आएगा 0.923, साइन इन्वर्स लो तो आंसर आएगा 67.37। ठीक है, अब ये डिग्री में है ना, इसको आपने क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। अब यहाँ पे देखो, पहले हम क्या करते थे, हम सिंपल जो आंसर आता था उसको 90 में से माइनस कर लेते थे। ठीक है, 90 में से माइनस करके हम कह देते थे ये लें जी इसका आंसर आ गया, लेकिन उन्होंने हमें जो आंसर है ना वो रेडियन में चाहिए। क्यों रेडियन में चाहिए, यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा हुआ है एंड एंगल PQR इन रेडियन। ठीक है, एंगल किस में चाहिए, रेडियन में, इसलिए ये जो डिग्री में एंगल आता है ना लास्ट पर, इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। और ये रेडियन वाला मेथड भी हम जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, अपने लास्ट लेक्चर्स में। अच्छा जी, जब डिग्री आता है ना, हम लिखना होता है π/180। ठीक है, π/180। अब जो है वो 180 यहाँ पे, अब पाई की वैल्यू जो है वो क्या होती है 3.14। किसी को नहीं आती तो ये देखिए, ये पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास लिखी हुई, सॉरी ये देखिए आ गई 3.14। 14 तक भी काफ़ी, आप चाहें तो आगे तक भी लिख सकते हैं। तो पाई, जब पाई की वैल्यू लिखो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, मल्टीप्लाई करवा के आपके पास आंसर आएगा 211.64 और नीचे है 180। अब इस वैल्यू को डायरेक्ट 180 पे डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.75। 5 में से एक इसमें प्लस कर लो राउंड ऑफ करने के लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.18 रेडियन। ठीक है, क्लियर। ये लें जी, आपकी तीनों साइड्स भी आ गई और आपका एंगल भी आ गया। पहले एंगल ये आया था, अगर डिग्री में उन्होंने मांगा होता, रेडियन में ना कहा होता तो यहाँ तक ये आंसर होना था। अब स्पेशली उन्होंने रेडियन में कहा था, तो डिग्री को रेडियन में करने के लिए आपने π/180 से इसको मल्टीप्लाई किया, पाई की वैल्यू लिखी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर 180 पे डिवाइड किया और आपका आंसर जो है वो आ गया। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, उसमें उन्होंने एक डायग्राम दी और कहा है जी इसकी लेंथ जो है वो कैलकुलेट करें। अब डायग्राम थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, देखो दो डायग्राम बन रही है, एक ये भी इस तरह से आपके पास बुक पे बना हुआ ना, इसका भी मतलब होता है 90 का एंगल है, और इसका बस ये डायग्राम थोड़ी उल्टी है, अगर इसको सीधा करेंगे ना तो ये इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, ये वाली, इसको तो उन्होंने टेढ़ा करके ऐसे बनाया हुआ है। तो ये दो डायग्राम्स हैं। अब देखो, हमने जो है सिंपल, हमें पता है क्वेश्चन में लिखा हुआ है ABD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, कि जो ABD है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है ABD। वैसे भी आपको पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे जब ये एक बना हुआ है ना स्केयर का साइन, तो इसका मतलब है ये एंगल 90 है। अच्छा जी, ये देखो ये आ गया 17 बेस हाइपोटेन्यूस। जब इसकी एंगल सीधी होगी ना तो ये होगा हाइपोटेन्यूस, ये बेटा आपके पास होगा बेस, और ये होगा आपके पास परपेंडिकुलर। ये अगर हम डायग्राम सीधी करेंगे तो याद रखें ये आएगा हाइपोटेनियस। अब ये जो डायग्राम है ना, ये अगर मैं अपने हाथों से बना के दिखाऊँ ना तो ये ऐसी बनी हुई है, ऐसे वाली। ठीक है, तो जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, ये ले ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो ये वाला आंसर जो है एंगल 90 आ जाएगा। ये जो एक लंबी सी लाइन है नीचे, ये हाइपोटेनियस आ जाएगा, और ये वाली जो है बेस, और ये इस तरह वाली परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। अच्छा जी, परपेंडिकुलर कह रही है, हाइपोटेन्यूस आपके पास है 17। यहाँ पे आपने फिथागोरस थ्योरम ही लगाया ना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 17 है, बेस हमारे पास ये देखो 10 है, और जो है आज ही आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर की पे जगह पे आपने क्या लिख दिया BD, क्योंकि BD मिलके परपेंडिकुलर बन रहा है ना, तो हमने BD लिखा रहने दिया। 17 का स्क्वायर होता है 289, और जी 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 189। अब सेम जो है हम जानते हैं जी, हमें जो है वो BD स्क्वायर में नहीं चाहिए। आपने क्या करना है बेटा, सिंपल दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लेना है BD का, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होकर BD आ जाएगा, और 189 की जगह पे आप जब उसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। अच्छा, इसको आगे जो है मूव करते हैं, आप इसी तरह लिखा रहने दें। ठीक है, ये आगे ना करें क्योंकि ये आगे भी होगा। BD का स्क्वायर जो है वो क्या आया है 189 स्क्वायर। ठीक है, सिंगल वैल्यू नहीं, BD का स्क्वायर क्या है 189। ठीक है,
अब इन ट्राइंगल BCD में अगर हम मूव करें तो वो वैल्यू हमारे पास बनेगी BD। अगर मतलब इसी वे में हम देखें, इसके हाइपोटेन्यूज के थ्रू देखें, तो ये अब आ रहा है हाइपोटेन्यूज, ये आ रहा है बेस और ये आ रहा है परपेंडिकुलर। CD जो है ये वाली ट्राइंगल की बात हो रही है। CD आपके पास है बेटा परपेंडिकुलर, BC है आपके पास बेस, और BD क्या आ रहा है आपके पास हाइपोटेन्यूज। ये वाली जो बड़ी डायग्राम थी ना, इसमें हाइपोटेन्यूज ये था। अभी जो छोटी डायग्राम है इसमें हाइपोटेन्यूज आपके पास ये है BD। तो BD का स्क्वायर ही हम फिथागोरस थ्योरम में पुट करते हैं ना, तो ये BD का स्क्वायर आ रहा था हमारे पास 189। इसको बजाय ये कि हम यहाँ पे सारा सोल्व करते हैं फिर यहाँ पे करते हैं, तो आप यहाँ इसको स्क्वायर तक ही रहने दें। तो इसकी वैल्यू थी 189। BC की वैल्यू बेटा ये देखो आपके पास नहीं है, x है, और DC की वैल्यू आपके पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर लगा दें, वो आ जाएगा 64। इधर आके माइनस करें, 189 में से 64 माइनस होगा तो 125 बच जाएगा। तो 125 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो उसका आंसर इक्वल टू आएगा 3 दफ़ा 5 आएंगे आपके पास इस तरह से। 125 का जब आप एलसीएम लोगे ना, ये देखिए, तो 2 स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा और एक जो सिंगल बचेगा वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये फाइनल जो है वो जी आपने एक्स फाइंड कर लिया। ठीक है, अब पहले ये डायग्राम फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर इसका जो है हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करोगे। हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के बाद जो है वो फिर आप दोबारा से फिथागोरस थ्योरम लगाओगे और आप एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे। हो गया क्वेश्चन नंबर 6। होप्स हो के जो है वो आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए हों। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे है, इफ द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल सच दैट द फोर्ड ऑफ द लैडर, मतलब ये सारी जो अगर हम थ्योरी पढ़े ना तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे जो कि हम इस डायग्राम में समझेंगे कि हमारे पास जो बेस है वो 2 मीटर है और जो ये हाइपोटेन्यूज है ना वो आपके पास क्या है 8 मीटर, और जो परपेंडिकुलर है ना जो ग्राउंड से छत तक मतलब जो फ्लोर तक का उसका ये वाला ये हमारा रूम है ना, समझ लीजिए ये हमारी फ्लोर है ज़मीन, ये हमारे रूम की वॉल है। उसके साथ हमने ये लैडर अटैच की है, तो ये लैडर की यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 8 मीटर, और लैडर का अपने ये एंडिंग पॉइंट से लेकर ज़मीन तक जो हमारे वॉल की शुरू स्टार्टिंग लाइन है ना वहाँ तक है 2 मीटर। अब आप जस्ट बता दो ये एंडिंग पॉइंट से ये एंडिंग पॉइंट तक कितना इसका डिस्टेंस है। ठीक है, हमने ये सिंपल फाइंड आउट करना है। हम फिथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेटा, क्योंकि हमें पता है हमने एक्स फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसकी लेंथ ऑफ द वॉल फाइंड आउट करना है ना कि ये दीवार फिर कितने साइज की थी। तो आपने फिथागोरस थ्योरम लगा दिया है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब हाइपोटेन्यूज लगा दिया वो है 8 पुट कर दिया, बेस हमारे पास जो है वो है 2, तो हमने 2 ऐड कर दी। यहाँ पर मैंने एक्स को जो है वो यहाँ पे पहले परपेंडिकुलर लिख लिया और बाद में बेस लिख लिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों वैल्यू ने ही प्लस होना होता है, तो आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैंने एक्स स्क्वायर लिखा रहने दिया, 2 का स्क्वायर 4 ऐड कर दिया, 4 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 64 में से 4 माइनस करोगे तो 60 आ जाएगा। जब बेटा हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो एक्स का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर एक्स आ गया, 60 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.79। अगर कैलकुलेटर से लोगे, ये देखो अगर कैलकुलेटर से आंसर लोगे तो आपके पास आएगा 7.79, तो ये भी ठीक है, और आप इसका एलसीएम लेके भी देख सकते हैं। तो वैसे सिंपल मेरा ख्याल है कि यहाँ तक ही आपकी बुक के ऊपर भी इसका जो आंसर है वो 7.79 है, तो आप यही रहने दें। हो गया सॉल्व, इतना छोटा सा आंसर था इसका। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बेटा मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास वैल्यू है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD दिस। अगर सारी स्टेटमेंट पढ़ लें, सारी स्टेटमेंट पढ़ के जो बात समझेंगे ना वो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, उसमें जो है ये जो एक हाइपोटेन्यूज है बेटा आपके पास वो आ रहा है x+9, और जो मतलब AC और जो AB है वो है x+3, तो BC जो है वो हमारे पास नहीं है, तो हमने वो फाइंड करना है। ठीक है, और BC का ये जो एंगल है ना आपके पास वो क्या है 90, बिकॉज ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल। दैट्स इट, क्लियर। तो ये हमने कर लिया है। इसके बाद जी हमने सिंपल क्या फाइंड करना है x, यानी कि यहाँ पे देखें हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर ट्राइंगल जो है वो हमारे पास है ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें पता है कि जो ABC है वो क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। सिंपल बेटा आपने फिथागोरस थ्योरम ऐड करना है। अब इसमें जब आपने फिथागोरस थ्योरम ऐड किया तो वैल्यू दो फॉर्म में है ना आपके पास, मतलब x+9 है और x+7 है। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करें तो हमने वहाँ पर एक फार्मूला पढ़ा था, तो हमने बेटा एक फार्मूला पढ़ा था
ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको जब ओपन कर रहे हैं तो क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। तो यही फॉर्मूला अब यहाँ पे जो है अप्लाई होगा, क्योंकि एक्स ए है 9b है और बाहर स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी यही। तो इसका जब हम पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना तो थोड़ी सी वैल्यू लेंथी आ जाएगी। एक्स का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 2 फॉर्मूले का, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू। इस तरह यहाँ पर भी एक्स का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, पहली 2 फॉर्मूले का, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, और एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब ये देखो 2 9 जा 18, साथ ये एक्स है बेटा, और ये देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो इक्वल के दोनों साइड पे वैल्यू होती है वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाती है। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 का स्क्वायर आ गया 81 और 2 9 जा 18x आ गया। यहाँ पर अगर हम आए तो ये आ गया जी 7 का स्क्वायर आ गया 49, 2 7 जा 14x, और ये एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये वाला एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें तो ये वाला एक्स स्क्वायर इस तरफ प्लस का है, इधर आया तो माइनस का हो गया। ये देखें जी, ये 81 भी इधर है, 18x भी इधर है, सारी की सारी वैल्यूज को मैंने एक तरफ कर लिया। ये वाली तीनों वैल्यू इस तरफ आई तो माइनस की होगी, माइनस 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 इक्वल टू 0। अब बेटा देखें एक्स स्क्वायर की ओर तो कोई वैल्यू नहीं थी, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर लिखा रहने दिया मैंने। अब 18 में से 14 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 4x, 81 में से 49 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 32। ठीक है। 81 में से 49 निकालोगे तो 32, 18 में से 14 निकालोगे तो 4x। क्लियर। अच्छा जी, अब ये माइनस है, तो इस माइनस को जब आपने कॉमन लेना है ना, मतलब खत्म करना है, तो आप माइनस वाली वैल्यू को प्लस कर दोगे और प्लस वाली वैल्यू को माइनस कर दोगे, याद रखना। जब फर्स्ट वैल्यू को आपने माइनस खत्म करना हो तो आप सारी की सारी वैल्यू को जो जहाँ पे प्लस होता है उसको माइनस कर देते हो और जहाँ पे माइनस होता है उसको प्लस कर देते हो। ये भी एक मैथ का रूल है। ये अगर ब्रीफली किया जाए तो माइनस कॉमन लिया जाता है और फिर वो माइनस 0 की जगह पे आके ख़त्म हो जाता है। वैसे डायरेक्ट आप ये भी याद रख सकते हो, माइनस को प्लस करना है और प्लस को माइनस करना है। अब आपके पास वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32। तो अब फिर हमने यहाँ पर वो ही 8 क्लास वाला काम करना है कि यहाँ पर पेयर बनाने हैं। 32 को x1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो प्लस करके माइनस करके 4 आंसर आना है। ठीक है। अब 32 1 जा 32, बेटा आपने कोई ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 32 आए और माइनस करें तो आपके पास 4 आए। तो 8 4 जा 32 और 8 में से 4 निकाल लो तो 4। यहाँ पर हमें माइनस चाहिए 4 के साथ, इसलिए हमने बड़ी वैल्यू के साथ क्या लगाया है माइनस। तो अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो, यहाँ पर x बच गया, -8 बच गया। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे -8 बच गया। और यहाँ पे देखो ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, इसको एक दफ़ा लिखें, बाहर वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिखें, दोनों को 0 के इक्वल रखें। x -8 इक्वल टू 0, इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। x + 4 इक्वल टू 0, x जो है वो इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। कोई मसला? इजी था। जस्ट आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। ऑल ओवर पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमने यही फॉर्मूला ऐड किया। जब हमारे पास इक्वेशन बनी तो उसके पेयर बनाए, पेयर बना के जब 2 वैल्यूज आ गई उसको 0 के इक्वल रख लिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, एक्स की भी आ गई, 2 वैल्यू आई ना एक्स की, यहाँ वो 8 होगा, यहाँ वो -4 होगा। तो यहीं पर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बेटा मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, और उसका 2 साइड्स गिवन है और एक हमने फाइंड करनी है। सिंपल पिथागोरस थ्योरम लगाएं, ठीक है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस 20 है, बेस हमारे पास 12 है और परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, तो उसकी जब एक्स रहने दें। 20 का स्क्वायर होता है 400 और 12 का होता है 144। 144 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 400 में से 144 माइनस करो तो आंसर आ जाएगा 256। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 256। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल होकर एक्स आ जाएगा। 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आ गया। इस तरह बेटा अल्हम्दुलिल्लाह जो है क्वेश्चन नंबर 9 के हम सेकंड पार्ट की तरफ आ गए हैं और यही हमारी आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ऑलराइट,
तो ये डायग्राम पहले समझते हैं कि हमारे पास जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कह लें आप। अगर हम उसको साइड पे दरमियान से कट करेंगे तो हमारे पास वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, जिसका हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमें नहीं मालूम और बेस उसकी क्या है 4 सेंटीमीटर। अगर आप डेटा याद रखें देखें तो आपके पास एक आ गया एंगल 90 का और सिर्फ एक लेंथ आई 4 सेंटीमीटर, यानी कि बेस की आपके पास बात आ गई। अब यहाँ पर देखो जितनी ए बी है ना उतना ही बी सी है, मीन्स टू से कि अगर बी सी की वैल्यू 4 है तो ए बी की भी कितनी है फिर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या थी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल थी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके पास उन्होंने पहले ही बता दिया था ए बी जो है वो इक्वल टू बी सी है, तो ए बी 4 है तो फिर आपके पास जो है बी सी वो भी क्या है 4। ठीक है, सिंपल फिथागोरस थ्योरम की तरफ मूव करो तो आप जो है डी सी की जगह पे हमने 5 ऐड किया है। ठीक है, डी सी मेरा ख्याल है यहाँ पे मैंने वैल्यू मिस की है, यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, डी सी की वैल्यू क्या है 5 और बी सी की वैल्यू क्या है 4। जब दो वैल्यूज हमारे पास गिवन हो तो हम एक वैल्यू खुद ब खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 5 जो है आपके पास हाइपोटेन्यूज है, 4 जो है ये आपके पास बेस है और यहाँ पे पी जो है परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट करेंगे। समझ आ गई? ये देखिए हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 5, बेस यहाँ पे 4 और ये परपेंडिकुलर नहीं था बी डी, तो इसको ऐसे लिखा रहने दिया। 5 का स्क्वायर होता है 25 और बेटा जी यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है 16 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 25 में से 16 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 9। अब बी डी का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लोगे तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो 3, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर आपके पास आ गया 3 सेंटीमीटर। अब बेटा ये देखो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थी तो अगर आपके पास जो है वो किसकी बात कर हमने बी डी फाइंड किया ना, बी डी, तो ये कॉमन ही है। ठीक है, मुझे लगा हमने डी सी फाइंड किया, तो बी डी आ गया 3 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है इन ट्राइंगल ए बी डी, अब ये देखो ए बी डी ये वाली ट्राइंगल हमने फाइंड की। इस ट्राइंगल में बेस 4 थी, हाइपोटेन्यूज 5 था और परपेंडिकुलर क्या आया है, परपेंडिकुलर आया है 3। अब हमने ए बी डी ये वाली ट्राइंगल ये जो पार्ट है ना ये फाइंड आउट करना है। तो ये वाली ट्राइंगल में बेटा हमारे पास हमने लिख लिया हाइपोटेन्यूज इक्वल बेस प्लस परपेंडिकुलर, इन दोनों के तीनों के ऊपर स्केयर भी लगा लिया। ए डी अब हमारे पास नहीं है, ये देखो ए डी के ऊपर क्या लिखा हुआ है एक्स, ए डी एक्स है, ए बी 4 है और बी डी हमने फाइंड किया वो क्या है आपके पास 3। तो इनकी वैल्यूज ऐड कर लो, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 16 में 9 ऐड करो तो आ जाएगा 25। 25 का आप दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लोगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल, 25 का स्क्वायर होता है 5। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। तो अगर आप अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करो तो ये देखो डी सी क्या था 5, तो ए डी भी क्या होगा 5, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थी। अगर हमें पता है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो उसकी जो साइड्स हैं वो सेम होगी। अब ये देखो ये ट्रायंगल जो थी वो इक्विलेंट थी इसके, तो अगर बी सी 4 था तो फिर ए बी भी 4 था और अगर सी डी 5 था तो फिर डी ए बी जो है वो भी 5 था। समझ आ गई? और ये परपेंडिकुलर हम फाइंड कर चुके हैं पहले, तो वो क्या आंसर आया था 3। तो ये लो जी परपेंडिकुलर 3 है और आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है 5 और बेस बुक वालों ने खुद बता दी थी 4 सेंटीमीटर। तो बेटा इसके साथ जो है हमारी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट हो गया। 6.6 के नोट्स भी मैंने बना लिया है, इंशाल्लाह वो भी मैं 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस जो है वो मेरी वॉच कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी चैनल शेयर कर दें और बेटा मेरी वीडियोस जो हैं वो आप ऑनलाइन वॉच किया करें और हमेशा दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।